नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज हम चैप्टर 4 में आपका स्वागत करते हैं। ये चैप्टर 4 ज्योग्राफी का मानचित्र है। मानचित्र क्या होता है हम समझ लेते हैं एक प्रकार से। जैसे हमारी पृथ्वी है, गोलाकार है, तो गोलाकार पृथ्वी को हम पहले ग्लोब देख चुके हैं। ग्लोब से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हर समय ग्लोब ले जाना सूटेबल नहीं रहता है। तो ऐसे में हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं, जिसे हम एटलस कहते हैं। हमारे पास एटलस की बुक होती है, उसमें बहुत सारे चित्र दिए गए होते हैं जो कि देश को या किसी क्षेत्र को दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि हम उसे कैसे देखते हैं। तो हम ये देखते हैं मानचित्र के बारे में। यह मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो ये चैप्टर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। हम जब एटलस पढ़ेंगे, जब हम सारे मैप पढ़ेंगे, तो हम इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर हम जल्दी से ख़त्म करेंगे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जब हम मैप वर्क कर रहे होंगे तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे इन चीज़ों पे। तो ये देखिएगा, ये हो गया भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप हो गया। ये पृथ्वी की सतह प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदियों हो गए, महासागर, इन सब को दिखाता है। तो ये भौतिक मानचित्र हो गया। अभी हम एग्जाम्पल भी देते जाएंगे इसके। राजनीतिक मानचित्र यानी ये हो गया पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हम देखते हैं कि देश की सीमाएं खींची गई होती हैं, राज्यों की सीमाएं खींची गई होती हैं, या आप जैसे भी मैप उठाते हैं उसी अनुसार उसमें कई तरीके की लाइनें खींची गई होती हैं। तो ये राजनीतिक मानचित्र है। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र हो गया। ये हो गया फिजिकल मैप, ये हो गया पॉलिटिकल मैप। ये दो चीज़ें हो गई, ये समझ में है। फिजिकल मैप में यानी भौतिक मानचित्र में यहाँ पर्वत, पठार, और जब आप मैप देखते हैं, आप अपनी एटलस खोलेंगे तो उसमें ग्रीन कलर में, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, उसका ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो और ज़्यादा अलग अलग कलर में दिखाई देता है। तो ये हो गया भौतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में आपको राज्य की सीमाएं और आपके देशों की सीमाएं, इन सबको दिखाया जाता है। तो ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। थीमेटिक मानचित्र। थीम्स, अलग अलग थीम्स होता है उनमें। ऐसे मानचित्र जो अलग अलग थीम्स पे बनाए गए होते हैं उनको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, जैसे ये सड़क का मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, वन मानचित्र हो गया, या उद्योगों के लिए जो मानचित्र हो गया। ये अलग अलग थीम्स दिखाए गए होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ है। तो ये हो गया थीमेटिक मानचित्र। यहाँ पे देखिए मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, अब सबसे पहले हम दूरी को देखते हैं। ये दूरी है। हम देखते हैं मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। तो हमको दुनिया में बहुत कुछ जैसे बहुत जगह पे जानना होता है या जाते हैं हम, तो अभी तो ये इंटरनेट का ज़माना आ गया है। हमारे पास गूगल मैप्स होते हैं, तो हम उस पर देख लेते हैं मानचित्र। बाकी कागज़ पे आप एटलस देखते हैं, ऑक्सफोर्ड के एटलस आते हैं, आप लीजिएगा, काफ़ी अच्छा होता है। और हम लोग ऑक्सफोर्ड का एटलस भी कवर करेंगे धीरे धीरे आगे जैसे क्लासेस में बढ़ते जाएंगे। तो दूरी हो गया ये, इसमें ये हो गया। तो जब बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे स्तर पे दिखाया जाता है तो ये उसी को हम दूरी कहते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच दूरी वास्तविक रहे। जैसे हम 10 किलोमीटर को या 1000 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर कर सकते हैं। ये एक पेज में हम उसको माप के बना सकते हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज की पर एक दूरी, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, जैसा भी मैंने बताया। इसलिए इसका उद्देश्य एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है।
ये हम देखते हैं यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ये है पैमाना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ये बनाया गया है, हम इसे उसी तरीके से देखते हैं, यहाँ सेंटीमीटर के हिसाब से नापते हैं। ये एक मानचित्र है और यहाँ पे कैसे ये विकास का घर है, ये शीला का घर है, करीम का घर है, और फिर इसको आप सेंटीमीटर के हिसाब से नापेंगे तो ये कितने मीटर का की जगह है, या इसका पूरा डायमेंशन आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये दूरी का इतना सा काम होता है, इस तरीके से इसे नापा जाता है। फिर हम देखते हैं आगे दिशा। ये इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, क्योंकि हम कई बार देख रहे होते हैं दिशा में हमें बहुत ज़्यादा भ्रम होता है। ये आप दिशा समझे रहेंगे तो रीजनिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। और जैसा कि 20 तारीख को पीईटी का एग्ज़ाम भी है, तो इसलिए भी थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है, यानी उत्तर होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। आप जब उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पे, ये चित्र, इस चित्र को देखिएगा। ये है उत्तर, आपकी उत्तर की दिशा, ठीक है। उत्तर के जस्ट नीचे होती है दक्षिण, और ये हो गए उत्तर के दाहिने पे पूर्व। इसको ऐसे देखिएगा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, उत्तर के घड़ी की दिशा में पूर्व होता है, फिर इस इधर ये आपको पता ही है, और दक्षिण की घड़ी की दिशा में पश्चिम होता है। ये समझ गए आप? उत्तर के घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूर्व होता है, और दक्षिण के घड़ी की दिशा में पश्चिम होता है। तो आपको बस उत्तर पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। ये बीच की 4 दिशाएं हैं, ये आप देख लेंगे। दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व होता है, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होता है, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होता है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम होता है। इसके बाद हम ये देखते हैं, ये भी देख लीजिएगा, दिक्सूचक है, जिसे हम कंपास कहते हैं। इसकी सबसे पहली खोज चाइना में हुई थी, और फिर ये वहाँ से आगे बढ़ा, यूरोप गया, और वहाँ से ये मरीन कंपास बन के हमारे भारत को अंग्रेज़ों ने इसी की सहायता से गुलाम बनाया। तो ये एक, ठीक है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ऐसा क्यों है, आप लोग कमेंट में बताना चाहेंगे। ये साइंस का क्वेश्चन है। तो और पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में धरती के बारे में बात किया था, तो उसमें भी इसका जवाब है, आप देख के बताइएगा। फिर है प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हो गई दूरी, ये हो गई दूरी, उसके बाद हो गई दिशा, दिशा को हम समझ लिए। फिर अब आता है प्रतीक। ये आखिरी चीज़ है जिसे आपको ध्यान देना है इस चैप्टर के लिए। ये तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरी या कुएं आदि को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। आप जब भी मैप देखते होंगे तो आप ये ऐसे यहाँ पे देखिए, ये हो गया, इन चीज़ों को देख रहे होते होंगे, यही है प्रतीक। जैसे ये रेल का प्रतीक हो गया, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, ये उन सभी का प्रतीक हो गया, ये रेलवे स्टेशन। इस तरीके से हम मैप पे दर्शाते हैं कौन सी जगह कहाँ पे है। और सड़कें हो गई, ये हो गई पक्की सड़क, कच्ची सड़क, ये आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रतीक हो गया। अब इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एटलस में आप देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये लगभग चैप्टर समाप्त होता है। ये बस इतना देख लीजिए।
ये रूढ़ प्रतीक हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठार और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो जब आप फिजिकल मैप देख रहे होते हैं तो उसमें इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे जलाशय के लिए नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्रों को भी आप देखेंगे नीले रंग में ही, और भूरा रंग, और जैसे जैसे वो नीले रंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे समझ लीजिए कि उसकी गहराई बढ़ती जा रही है। फिर भूरा रंग पर्वतों के लिए इस्तेमाल होता है, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों के लिए, और बहुत ज़्यादा हरा रंग इस्तेमाल होता है जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, मतलब सदाबहार वन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे गाढ़े हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। फिर रेखा चित्र, ये रेखा मानचित्र। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी स्थान के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता होती है, वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। जैसे आप लोग बचपन में बताते होंगे, ये आपका घर है और यहाँ से आपको किसी को बुलाना है, तो ये गली गई हुई, ये सड़क गई हुई है आपके घर के सामने से, और ये सड़क यहाँ पे आई हुई है, तो आपको किसी को बुलाना है। तो इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। हाँ ठीक है, लाल कलर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको किसी को बुलाना है तो आप इसको ऐसे डायग्राम बनाते हैं और उसे बताते हैं कि ऐसे यहाँ से सीधे चले आना है, फिर यहाँ से मुड़ना है। यहाँ से जब आप आ रहे होंगे तो आपको अपनी तरफ से दाहिने साइड मुड़ना है, और सीधे जहाँ पे आप पहला घर मिलेगा आपको या आखिरी घर मिलेगा तो ये आपका घर है। तो ये हो गया रेखा चित्र, इस तरीके से बनता है। इस प्रकार के कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं, और ये आप सभी ने काफ़ी बार बनाया होगा। खाका एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया, ये सिंपल सी चीज़ें हैं और ये एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं। आप लोग उन चीज़ों पे फोकस करिएगा जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे आती है। और ये भुवन क्या है, आप इसके बारे में मुझे बताइएगा कमेंट करके, और आप इस पर एक बार विजिट भी करिएगा। भुवन ऐप पे जाइएगा जो कि इसरो द्वारा जारी किया गया है, आप देखिएगा इसे, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है, और जैसे कि एग्ज़ाम हमारा पास आ चुका है, हम चीज़ों को जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। और उसी तरह आप लोग शेयर करिए इसे, सब्सक्राइब करिए और चैनल पे हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।